प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए बाजार में आए गेस्ट पेपर से आप लोग को परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को बता रहा था। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा प्रचलित थी, कुबड़ वाला बैल पूजनीय था, पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी, नाग पूजा, स्वास्तिक मतलब सूर्य पूजा, अग्नि पूजा के भी संकेत मिलते हैं। एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। संभव है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हो। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफी हद तक आज के हिंदू धर्म के ही समान था। यद्यपि इस सभ्यता में कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एकलव्य कौन था? तो एकलव्य एक वन में रहने वाला निषाद नामक जनजाति से संबंधित युवक था। महाभारत में उसका नाम द्रोणाचार्य से उसके संबंधों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। कहा जाता है कि एकलव्य को धनुष बाण चलाने की शिक्षा पाने का बड़ा चाव था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को कुरुशाही परिवार के प्रति समर्पित बताकर उसे धनुष बाण चलाने की शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य दिल से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। वह उसकी मृत प्रतिमा के समक्ष मूर्ति की प्रतिमा के समक्ष प्रतिदिन आदर करने के उपरांत रोजाना अभ्यास करने लगा। उसने एक दिन पांडव के कुत्ते के भौंकने को बंद करने के लिए ठीक उसके मुंह में उस जगह कई तीर मारे जहां वह श्वान बोल रहा था, कुत्ता बोल रहा था। उसके मुंह में लगे बाणों को देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। वह द्रोण को एकलव्य के पास ले गए। एकलव्य ने स्वयं को उन्हीं का शिष्य बताया और उनके कहने संघर्ष दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। द्रोणाचार्य को भी यह विश्वास नहीं था कि एकलव्य इतना अधिक गुरु भक्त हो चुका था कि वह अपनी धनुष्मान की प्राप्त कुशलता को दाहिने हाथ के अंगूठा देकर त्याग देगा। जो भी हो, इस घटना के बाद एकलव्य उतनी कुशलता से वार नहीं छोड़ सका जितना कि वह पहले छोड़ता था। 11 है, चंद्रगुप्त मौर्य की 4 सफल विजय कौन कौन सी थी? तो पहला है उसका पंजाब विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पंजाब को जीत लिया। फिर है मगध की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य चाणक्य की सहायता से मगध के अंतिम राजा धनानंद की हत्या करके मगध को जीत लिया। फिर है बंगाल विभाजन। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी भारत में बंगाल को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। चौथा है आपका दक्षिणी भारत पर विजय। तो जैन साहित्य के अनुसार आधुनिक कर्नाटक तक उसने अपनी विजय पताका फहराई थी। 12 है, महावीर के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, महावीर के उद्देश्य निम्नलिखित है। सत्य, पहला है सत्य सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा हिंसा नहीं करना। फिर अस्तेज चोरी नहीं करना। अपरिग्रह संपत्ति का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, परंतु आत्मा, कर्म फल तथा पूर्ण जन्म को मानते थे। फिर है, खान ए खाना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो खान ए खाना एक शाब्दिक अर्थ है। खानो उपाधि, खान मलिक आदि में सबसे महान। यह एक उपाधि थी जो अकबर ने बैरम को दी थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक एवं गुरु था। सन 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां ने अकबर को अपने दिशा निर्देशों द्वारा राजकार्य चलवाया। सिंहासन रोहन के समय अकबर की आयु केवल 13 वर्ष एवं 4 माह थी, अतः मुगल साम्राज्य स्थिरीकरण में बैरम खां का बड़ा हाथ था।
14 है रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इससे क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हुए। तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके अंतर्गत किसान भूमि का मालिक था यदि वह भू राजस्व का भुगतान करता रहे। इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना था कि वह वही व्यवस्था है जो भारत में पहले थी। बाद में यह व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दी गई। इस व्यवस्था में 20 से 30 वर्ष बाद संशोधन कर दिया जाता था तथा राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में निम्नलिखित त्रुटियां थी। पहला था भू राजस्व 45 से 55% था, जो बहुत अधिक था। भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा था। सूखे अथवा बाढ़ की स्थिति में भी पूरा राजस्व देना पड़ता था। इससे भूमि पर किसान का प्रभुत्व कमजोर पड़ गया। इसके प्रभाव है, इससे समाज में असंतोष और आर्थिक विषमता का वातावरण छा गया। दूसरा, सरकारी कर्मचारी किसानों पर अत्याचार करते रहे तथा किसानों का शोषण पहले जैसा ही होता रहा। 15 है 1931 के गांधी इरविन समझौते का क्या परिणाम निकला। तो इसका है पहला, यद्यपि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जनवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी तथा अन्य नेताओं को बंदी बना लिया गया। दूसरा है, कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तीसरा, 1 लाख से अधिक सत्याग्रही बंदी बना लिए गए। चौथा है, हजारों प्रदर्शनकारियों की भूमि, मकान तथा संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अंग्रेजी सरकार द्वारा कुचल दिया गया। यह असफल हो गया, परंतु इसका महत्व कम नहीं हो सका। इस आंदोलन की दो महान उपलब्धियां थी। पहला, इस आंदोलन ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली और सुनिश्चित ढंग से व्यक्त किया। उसके जीवन तरीके से गोरों को मतलब अंग्रेजों को बता दिया गया कि देश में राष्ट्रीयता की भावना उस सीमा के पार पहुंच चुकी है जहां पर जनता अपनी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाने और बलिदान करने को तैयार है। 1942 के बाद ब्रिटिश शासकों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह आ गई कि भारत में उनके साम्राज्यवादी शासन के सिर्फ गिने चुने दिन रह गए। 1942 का आंदोलन एक अर्थ में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति का परिचायक है। 1942 की क्रांति भारत की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। अब यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो इसका पहला है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रश्न पर विद्वानों के विभिन्न मत है। प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, सूखा, आग, नदियों के प्रवाह में बदलाव या सूखना, जलवायु परिवर्तन, भूमि में नमी तथा शुष्कता का बढ़ना, जंगलों का कटना, मलेरिया, प्लेग जैसी बीमारियों से लोगों की मृत्यु आदि पतन के लिए उत्तरदायी माने गए हैं। इनमें से कुछ कारण स्थानीय थे, परंतु समस्त सभ्यता का विनाश इससे नहीं हुआ था। अनेक स्थानों से नरकंकालों के प्राप्त अवशेष और दुर्ग या किले के अवशेषों से कुछ विद्वानों ने यह माना है कि विदेशी, विशेषकर आर्यों के आक्रमणों से इस सभ्यता का अंत हुआ था। आधुनिक विद्वान भौतिक अथवा आर्थिक कारणों को पतन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। इनके अनुसार 1900 ईस्वी पूर्व के बाद हड़प्पा राज्य का अंत हुआ था। इस समय हड़प्पा प्रशासन कमजोर हो गया था। कृषि उत्पादन, विभिन्न शिल्प उद्योग तथा व्यापार घटने लगे थे। कई उद्योग बंद हो गए थे। इसका प्रभाव अंतर्देशीय तथा विदेशी व्यापार पर हुआ। कच्चे माल की कमी के कारण उपकरणों का निर्माण बंद हो गया होगा। लोग नगरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में बसने लगे। ग्रामीण जीवन शैली को उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। इस नई संस्कृति ने हड़प्पा सभ्यता का स्थान ले लिया था। 18 है, विजयनगर में रहने वाले समान लोगों के जीवन का वर्णन करें। तो अन्य राज्यों की तरह विजयनगर में लोगों के कई वर्ण तथा जातियां थी। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसके बाद क्षत्रियों को स्थान था, जबकि इस वर्ण के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अंतिम स्थान साधारण लोगों का था। इनकी संख्या सबसे अधिक थी। इस वर्ग में मुख्यतः व्यापारी, लिपिक, दस्तकार, किसान, नाई, जुलाहा, शस्त्रवाहक, लोहार, स्वर्णकार, मूर्तिकार, बढ़ई आदि थे। इस वर्ग में बाजीगर, मछुआरे तथा जोगियों का स्थान सबसे नीचा था। अन्य राज्यों के समान साधारण लोगों का जीवन स्तर बहुत साधारण था। वे मिट्टी तथा
फूस के बने मकानों में रहते थे। इनके घरों के प्रवेश द्वार छोटे होते थे। ये साधारण कपड़े पहनते थे। पुरुष वर्ग कमर के ऊपर नंगे रहते थे। ये नंगे पैदल चलते थे। विजयनगर में स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। साधारण वर्ग की स्त्रियों को गणिका तथा देवदासी से संबंधित कार्य करने होते थे। देवदासी या गणिकाओं को हेड दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उच्च वर्ग के पुरुष इनसे निकट संपर्क रखते थे। साधारण वर्ग में स्त्री पुरुष दोनों दासों के कार्य करते थे। इनकी स्थिति दयनीय होती थी। इस वर्ग में बाइबा नामक लोग भी थे। ये बड़ी संख्या में उत्तर भारत से विजयनगर में आकर बस गए थे। इन्होंने यहाँ व्यापार का काम कर अपना प्रभाव स्थापित किया था। कभी कभी ये उच्च वर्ग के अधिकारियों का उपयोग करते थे। साधारण वर्ग में सती प्रथा का पालन होता था। 19 नंबर है, अकबर के मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें। तो मनसबदारी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर ने स्थापित किया था। अकबर के शासनकाल तक मुगल क्षेत्र का विस्तार हो चुका था। साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए संगठित सेना की आवश्यकता पूर्ति के कारण मनसबदारी व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सेना को संगठित कर साम्राज्य का विस्तार तथा उस पर नियंत्रण रखना। इस व्यवस्था में अकबर ने अपने अधिकारियों को जाति के आधार पर एक मनसब प्रदान किया था। जाति के आधार पर मनसब को विभिन्न श्रेणियों में बांटा था। श्रेणी के आधार पर प्रत्येक मनसब को सेना रखने का अधिकार दिया गया था। सेना के साथ पशु तथा गाड़ियां भी रखने का अधिकार दिया गया था। मनसबदारी का क्षेत्र उस अधिकारी की जागीर जैसा होता था, परंतु प्रत्येक मनसबदार को सरकार की तरफ से श्रेणी के अनुरूप नकदी वेतन दिया जाता था। मनसबदारों को बादशाह उपहार पुरस्कार देकर सम्मानित भी करता था। मनसबदार की नियुक्ति मीर बख्शी पदाधिकारी तथा उमरा वर्ग के कुछ सदस्य करते थे। सेना को कोई भी व्यक्ति किसी उमरा के माध्यम से याचिका देता था। याचिका को बादशाह के सामने रखा जाता था। मीर बख्शी तथा अन्य याचिका पर विचार कर मनसबदारी प्रदान करते थे। मनसबदारों की दो श्रेणियां होती थी, तैनात ए रकाब तथा तैनात ए सूबाजात। दोनों श्रेणियां केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासनिक तथा सैनिक कार्यों में सहायता करती थी। इनको समय समय पर दरबार में उपस्थित होकर दरबारी शिष्टाचार निभाना होता था। कभी कभी ये व्यापार का काम भी देखते थे। अकबर ने औरंगजेब तथा मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन का आधार थी। केंद्रीय शासन के कमजोर होने पर अनेक मनसबदार स्वतंत्र हो गए तथा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बने। 20 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देनों का मूल्यांकन कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस तेज पुंज का नाम है जो प्रकाश ही प्रकाश देता है लेकिन जलाता नहीं है। बचपन से ही वे मेधावी और गहन चिंतक छात्र थे। 14 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह रामबाई से हो गया। 1913 ईस्वी में अंबेडकर बड़ौदा नरेश की सहायता से अमेरिका चले गए। 1915 में उन्होंने वहां एमए की डिग्री प्राप्त की और 1916 ईस्वी में इन्हें पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया। अपने देश लौटने पर उन्होंने 1920 ईस्वी में कोल्हापुर में के महाराजा की सहायता से मुक्नन नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, जिसे सामाजिक विकृतियों पर करारा प्रहार किया। सन 1927 से 31 तक का समय अंबेडकर के लिए कठोर संघर्ष और अभ्युदय का था। इसी बीच वे दलितों के नेता एवं प्रवक्ता के रूप में उभर कर सामने आए। इन्होंने जाकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और अंग्रेज शासन से की दलितों की गई मांग भारतीय दलितों को उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। 1935 ईस्वी में इनकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया। इसी साल इन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा, सिद्धांत महाविद्यालय एवं स्वतंत्र मजदूर की स्थापना की। 1946 ईस्वी तक अम्बेडकर की ख्याति देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चली गई थी। 1957 ईस्वी में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में इन्हें कानूनी मंत्री बनाया गया। 21 अगस्त 1950 ईस्वी को इन्होंने भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसी साल वे कोलंबो गए और दिल्ली में अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। 1956 ईस्वी में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को ही इस महामानव का महापरिनिर्वाण हुआ। 21 है, प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। तो प्लासी के युद्ध का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। इस युद्ध के कारण अंग्रेजों के लिए बंगाल पर विजय करना बड़ा सरल हो गया। वैसे भी बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों की इच्छा अनुसार काम करने लगा। इस प्रकार अंग्रेज बंगाल का वास्तविक शासन बन गया। वास्तव में इस विजय के कारण अंग्रेजों के लिए भारत पर विजय के द्वार खुल गए। बंगाल एक धनी प्रांत था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने वहां से खूब धन कमाया। इस आय के कारण कंपनी समृद्ध
बनी। अधिक धन के कारण कंपनी शक्तिशाली सेना रखने के योग्य हुई। इसी सेना के बल पर उन्होंने फ्रांसीसी शक्ति को नष्ट किया तथा बाद में भारत के राजाओं को पराजित किया। अतः स्पष्ट है कि प्लासी के युद्ध की सफलता से अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए। प्लासी युद्ध के 3 कारण निम्नलिखित है। पहला, उत्तराधिकार का विवाद। प्रारंभ में अंग्रेजों ने बंगाल के उत्तराधिकारी विवाद में हस्तक्षेप किया था। उसके दीवान राजबल्लभ के परिवार तथा कोष को कलकत्ता में अपने संरक्षण में रखा। बाद में उन्होंने शौकत जंग के खुलेआम समर्थन किया था। उनका उद्देश्य बंगाल में ऐसा नवाब गद्दी पर बैठाना था जिस पर उसका नियंत्रण हो। दूसरा है अंग्रेजों द्वारा दस्तक पास कर दुरुपयोग। तो कंपनी को बंगाल में मुगल साम्राज्य फारुखियार चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, लेकिन कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार में इन दस्तकों का दुरुपयोग कर रहे थे। वे भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक बेचते थे। काल कोठरी की घटना। अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी की मनगढ़ंत घटना का व्यापक प्रचार करके नवाब को अत्याचारी और निर्दयी के रूप में दिखाने का प्रयत्न किया। 22 है भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का उल्लेख करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। पहला, क्रिप्स मिशन से निराशा। भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण उसे वापस बुला लिया गया। दूसरा है बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। तो बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई। तीसरा है ब्रिटिश सरकार की घोषणा। 27 जुलाई 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा जारी कर यह कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उससे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा अछूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। इस नीति के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन आवश्यक हो गया। और लास्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा था तो भारत को भी स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। तो बच्चों, ये थे आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो गेस पेपर का सेट 1 इतिहास विषय का समाप्त हो चुका है। जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।